नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। जंतर मंतर पर भारी बवाल, चलो संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। 3 शर्तों के साथ अनशन खत्म करने को राजी हुए वांगचुक, लगाया नजरबंदी का आरोप। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, 850 लोकसभा सीटों वाला बिल पेश करेगी सरकार। दान विवाद पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी ने सौंपी पूरी स्टेटस रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता विश्व कप। जंतर मंतर पर बवाल शुरू हो चुका है। चलो संसद मार्च से पहले माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोग रात भर धरना स्थल पर मौजूद रहे। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जंतर मंतर पर पहले से ही पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक टूटी हुई वैन रख दी गई है। जल्द ही गोदी मीडिया ऐसी खबरें चलाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वैन में तोड़फोड़ की। दीपके ने लिखा कि पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वे सीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करवाने की तैयारी कर रहे हैं? हमें जानकारी मिली है कि अधिकारी कुछ बहुत बुरा करने की योजना बना रहे हैं। वो गुंडों को प्रदर्शन में बाधा डालने की इजाजत देंगे और फिर इसका आरोप शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लगा देंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस सिर्फ बैरिकेड्स ही नहीं हटा रही है, बल्कि मेटल डिटेक्टर भी हटा रही है और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए हैं। सुरक्षा बलों को भी वापस बुलाया जा रहा है। आखिर प्लानिंग क्या चल रही है? इस बीच और भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा ट्रक रखे जाने के दावों पर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि जंतर मंतर जैसी इतनी सुरक्षित और संवेदनशील जगह पर पत्थरों से भरी गाड़ियां आखिर पहुंच कैसे सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लिखा कि ये सच में बहुत ही गंभीर मामला है। जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक के खड़े होने की कोई वजह नहीं हो सकती। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस ने खुद इसकी इजाजत ना दी हो। अगर प्रदर्शनकारियों पर पथराव होता है तो इसके लिए पुलिस और सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगी। इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो इतना बड़ा होगा कि ये सरकार टिक नहीं पाएगी। चलो संसद मार्च के ठीक कुछ घंटे पहले वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रख दी हैं। फिलहाल वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि उनका अनशन चलो संसद मार्च के बाद कुछ शर्तें पूरी होने पर ही समाप्त होगा। वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वो अनशन तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा, तब भी वो अपना उपवास खत्म कर देंगे। वांगचुक को 19 जुलाई को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से अस्पताल लेकर गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से नजरबंद किया गया और लोगों से मिलने की आजादी भी सीमित कर दी गई। अब सबकी नजर संसद मार्च के नतीजे पर है। संसद मार्च से पहले दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। पुलिस ने कहा है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई और ना ही दी गई है। फिलहाल केवल जंतर मंतर पर तय नियमों के तहत प्रदर्शन की इजाजत है। नियम तोड़ने वालों पर बीएनएस की धारा 223 समेत अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। सीजेपी ने ये मार्च नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाया है। संसद, जंतर मंतर, कनॉट पैलेस और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग, वाहन जांच और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज सोमवार को बड़ी हलचल देखने के लिए मिलने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र भी आज से ही शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। इनमें से एक ऐसा बिल भी शामिल है जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होने वाली हैं। विपक्षी दल प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों समेत कई मुद्दों पर सरकार से विस्तृत चर्चा की मांग कर सकते हैं। सरकार संविधान यानी कि 131वां संशोधन विधेयक भी दोबारा पेश कर सकती है। इस बिल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। ये विधेयक इससे पहले अप्रैल में पारित नहीं हो सका था। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर जोरदार बहस होने की संभावना है। राम मंदिर दान विवाद की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। आज सोमवार को इस मामले की सुनवाई होने वाली है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने एसआईटी की जांच को प्रगति अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति और अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी मांगी थी। ये मामला मंदिर में नकद और कीमती चढ़ावे में गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जून में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी। मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी दाखिल की गई। शुरुआती जांच में दान पात्रों तक कथित अनधिकृत पहुंच, चढ़ावे की गिनती में खामियां और निगरानी व्यवस्था में लापरवाही के संकेत मिले हैं। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच जारी रखे हुए है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी विवाद तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी की इमारतों पर प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने लोगों से यूनिवर्सिटी बचाने की अपील करते हुए इसे शिक्षा का मंदिर बताया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि ये निर्माण बिना जरूरी मंजूरी के हुए थे। वहीं यूनिवर्सिटी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर दस्तावेजों में कमी है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में प्रशासन और यूनिवर्सिटी के अगले कदम पर नजर है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार के मुताबिक यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करना और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना है। ड्राफ्ट में बहुविवाह, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक का प्रस्ताव है। विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने की बात कही गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नए नियम प्रस्तावित हैं। इसमें बच्चों को संपत्ति में अधिकार देने का प्रावधान है। बेटा बेटी को समान संपत्ति अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। कांग्रेस ने यूसीसी की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी इराक से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक एक अभियान के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। ये घटना 18 जुलाई को उस समय हुई जब सैनिक गिरे हुए ईरानी ड्रोन से जुड़े विस्फोटक पदार्थ को नष्ट कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि घायल सैनिक का इलाज चल रहा है। दोनों सैनिकों की पहचान अभी जारी नहीं की गई है। इस घटना के साथ ही पिछले कुछ महीनों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 17 हो चुकी है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हमले का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान में भी कई जगह धमाकों की खबरें आई हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर दुनिया की नजर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार विश्व कप खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने अतिरिक्त समय में 1-0 से जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल 97वें मिनट में फेरान टोरेस ने रीबाउंड पर किया। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को मुकाबले के आखिरी समय में झटका लगा, जब एंजो फर्नांडीज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद बाहर जाना पड़ा। इसके बाद अर्जेंटीना गोल करने में नाकाम रहा। मैच के बाद लियोनेल मेसी और युवा खिलाड़ी लामिन यामाल की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। 39 वर्षीय मेसी ने 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि 19 साल के यामाल ने फुटबॉल की नई उम्मीद के रूप में पहचान बनाई। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.